आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? निष्कर्षण पढ़ा जा रहा था। निष्कर्षण मतलब हो गया कि कोई भी मेटल अगर हमको प्राप्त करना है, सबसे पहले हमको खनिज प्राप्त होता है या हम लोगों को अयस्क प्राप्त होता है। तो अयस्क क्या होता है ना, सबसे सस्ता होता है। उससे किसी भी चीज को जब निकालिएगा, उससे जब धातु प्राप्त करिएगा, बहुत ही आसानी से और कम लागत पे प्राप्त होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग देख चुके थे। लेकिन होता क्या है कि जब निकालते हैं तो बहुत सारा उसके बीच में बहुत सारा विधि होगा। उसी विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? धातु कर्म के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो धातु कर्म क्या होता था, बहुत सारा जो विधियां होगा किसके बीच, अयस्क से लेके धातु निकालने के बीच का जितना भी विधि होगा, सारे विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? धातु कर्म के नाम से जानते हैं। यहां तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। और एक चीज बताए थे कि जब भी हम लोग कोई भी चीज निकालते हैं, कहीं से भी निकालते हैं, सबसे बड़ा बात क्या होता है? शुद्ध नहीं रहता है। मतलब हमेशा अशुद्धियां उसमें रहेगा। उसी अशुद्धियां को हम लोग गेंग बोले थे। उसको क्या बोलना है? गेंग बोलना है, अधात्री बोलना है, उसी का नाम होता है। अब चलते हैं। अब हम लोगों को मेन जानकारी यहां से प्राप्त करना है कि अगर हम लोग कोई भी चीज, हम लोग कोई भी अयस्क निकालिएगा, तो यहां से मान लेते हैं कि अयस्क है, और अयस्क में जानते हैं बहुत सारा चीज मिला हुआ रहेगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि अयस्क है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं अयस्क निकालेंगे। हमको अयस्क से ही सारा काम करना है, दूसरा से तो काम करना नहीं है, क्योंकि अयस्क सस्ता होता है, अच्छा होता है, कम लागत पे काम करेंगे तो मुनाफा ज्यादा होने का चांस है। तो चलिए अब देखते हैं कि अयस्क में जो पदार्थ, कोई भी चीज होता है, इसके साथ हमेशा मिला होता है गेंग। तो हम लोगों को मेन रूप से इसी गेंग को क्या करना है? हम लोग जब भी अयस्क निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो पूरा शुद्ध में नहीं आता, शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिला होता है, अलग से पदार्थ मिला होता है। उसी को किस नाम से जानते हैं? गेंग के नाम से। अब इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जो टुकड़ा होता है, अयस्क का टुकड़ा को सबसे पहले हम लोगों को गेंद तो निकालना है। लेकिन गेंद तो मिला हुआ है, अयस्क में ही मिला हुआ, ऐसा नहीं कि बाहर में आराम से इधर उधर कर दीजिएगा, नहीं होगा, क्योंकि अयस्क के अंदर भी हो सकता है गेंद। तो गेंद को निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे? तो इसको बहुत सारा विधि होगा, उसी को हम लोग धातु कर्म के नाम से जानते थे। अब धातु कर्म के नाम से जानते हैं, तो हम लोग अब देखेंगे इसमें क्या, कि हम लोगों को देखना है अयस्क से गेंद कैसे प्राप्त करना है। तो सबसे पहला है इसमें जो विधि आएगा, सबसे पहला है यहां पर हम लोग जो देखेंगे, पहला विधि जो यहां से होगा, संशोधन होगा। इसको बोलेंगे हम लोग संशोधन। अब संशोधन क्या होता है, या इसका नाम होता है चूर्णीकरण। इसका नाम होता है चूर्णीकरण। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं चूर्णीकरण, नाम में ही छिपा हुआ है। और इसका इंग्लिश होता है पल्वेराइजेशन। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? पल्वेराइजेशन। तो पल्वेराइजेशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जिस अयस्क को हम लोग निकाल रहे हैं, उसका आकार बहुत बड़ा होता है। अब आकार जब बड़ा हो, उस आकार से कैसे निकालिए? गेंद को निकालने में बहुत मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा तो फिर दिक्कत आ सकता है, निकल नहीं पाएगा, सही ढंग से शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम है हम लोगों का यहां से संशोधन करना। और संशोधन क्या होता है? किसी भी बड़े अयस्क के टुकड़े को चूर्ण कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में चूर्ण कर देना। चूर्ण में उसको क्या करेंगे? चूर्ण बना देंगे, उसको पीस कर चूर्ण बना देंगे। तो उसी विधि को हम लोग बोलेंगे संशोधन। तो संशोधन क्या होता है? जब इसमें क्या होता है, जब अयस्क की, कोई भी अयस्क लेना है, जब अयस्क के बड़े टुकड़े को, जब अयस्क के बड़े टुकड़े को चूर्ण बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कुछ भी बोल सकते हैं, चूर्णीकरण भी बोल सकते हैं, या तो उसे क्या बोलते हैं? संशोधन कहते हैं। उस विधि को क्या बोलिएगा? संशोधन कहते हैं। तो यहां से हमको पता चल गया कि संशोधन क्या होता है। कोई भी अयस्क है, कोई भी अयस्क ले सकते हैं। यहां मान लीजिए आपके पास अयस्क है, अयस्क का कैसा टुकड़ा है? तो यहां पर हम लोगों को पता चल गया बड़ा टुकड़ा है। तो अयस्क का टुकड़ा बहुत बड़ा है, अयस्क को हम लोग क्या बना रहे हैं? चूर्ण बना रहे हैं। तो इस विधि को, यहां जो विधि हुआ है, इसी विधि को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसी विधि, विधि को बोलते हैं प्रोसेस।
यहां पर हमारा कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं संशोधन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे संशोधन है। तो यहां से हमको पता चल गया, अगर कोई पूछे संशोधन क्या होता है तो बड़े टुकड़ा निकालेंगे। जब हम लोग अयस्क को बाहर निकालते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, उसके अंदर गेंग होता है, और उसको निकालने के लिए सबसे पहले अयस्क को क्या करना होगा, चूर्ण बनाना होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे संशोधन बोलिए या चूर्णीकरण बोलिए। अब चूर्ण बन के तैयार है, छोटा छोटा टुकड़ा हो गया है, उसके अंदर कुछ भी अगर मिलेगा उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखने का कोशिश करते हैं यहां से संशोधन के बाद क्या होगा। तो यहां पर दूसरा है, यहां से सांद्रण, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से सांद्रण है, सांद्रण है तो सांद्रण को हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन। यहां से हम लोग इसका नाम देंगे कंसंट्रेशन। तो सांद्रण को हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं कि सांद्रण क्या होता है। तो सांद्रण एक प्रकार का भी विधि है, जैसे हम लोगों का विधि क्या है, अयस्क से क्या बना है, चूर्ण बना रहे हैं, तो इसमें भी एक प्रकार का विधि है। इस विधि को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संशोधन बोल रहे हैं। उसी तरह सांद्रण भी एक विधि है। सांद्रण क्या विधि होगा, इसको देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। ये जो चूर्ण बना है, चूर्ण अकेला नहीं है, चूर्ण के साथ साथ इसमें आपका गेंग है। इसके अंदर क्या है, गेंग है। हम लोग तो जानते हैं अभी तक गेंग को हटाए नहीं है, तो गेंग हटा नहीं है। तो अब इसलिए बात है कि जब अयस्क का टुकड़ा, अयस्क में पहले भी गेंग था, अगर उसको हम क्या किए, चूर्ण बनाए हैं, तो चूर्ण बनाने पर भी इसमें गेंग होगा, मतलब गेंग अभी भी है, गेंग इसका हटा नहीं है। गेंग अब हटाएंगे किस विधि से, सांद्रण विधि से। तो क्या होता है, जब अयस्क से व्यर्थ पदार्थ को हटाया जाता है, उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्रण बोलेंगे। तो क्या होता है, जब क्या होगा, जब व्यर्थ पदार्थ को, व्यर्थ मतलब गेंग है, तो इसी व्यर्थ पदार्थ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गेंग के नाम से जानते हैं। तो जब क्या होता है, जब व्यर्थ पदार्थ को अयस्क से हटाया जाता है, अयस्क से हटाया जाता है, जैसे ही अयस्क से हटाइएगा, हटाया जाता है, इस विधि को उसे क्या बोलते हैं, उसे सांद्रण कहते हैं। उसे क्या बोलिएगा, सांद्रण कहते हैं। तो सांद्रण कुछ नहीं होता है, हम लोग सांद्रण आसानी से बता सकते हैं कि सांद्रण क्या होता है। जो अयस्क हम लोग पृथ्वी के अंदर से निकाले थे, उसमें समस्या क्या था, उसके अंदर बहुत सारा व्यर्थ पदार्थ था, और जो व्यर्थ पदार्थ होता है उसी को गेंग बोलते हैं, और गेंग आसानी से निकल नहीं रहा था, उसका संशोधन किया। संशोधन से क्या फायदा हुआ, छोटा छोटा टुकड़ा बन गया, छोटा छोटा चूर्ण बना दिए। चूर्ण से गेंग को हटाना ज्यादा आसान है बनस्पत बड़ा टुकड़ा। ठीक है, तो यहां से अब सांद्रण कर रहे हैं, और सांद्रण में हम लोग कोशिश कर रहे हैं हटाने का, कौन सा, व्यर्थ पदार्थ को। तो यहां पर क्या है, पहले हम लोग यहां पर जो लिए थे, चूर्ण लिए, और चूर्ण किसका लिए हैं, अयस्क का। तो यहां पर अयस्क का चूर्ण है, और इसके साथ आपका मिला हुआ है गेंग। तो इसी गेंग को हम लोग बोलते हैं व्यर्थ पदार्थ। जैसे ही गेंग को क्या करिएगा, हटाइएगा, तो यहां पर हो जाएगा शुद्ध अयस्क प्राप्त होगा। तो यहां पर जो शुद्ध अयस्क प्राप्त हुआ है, इसमें गेंग उपस्थित नहीं है। इस विधि को, इसके बीच में जो प्रोसेस हुआ है, इसी विधि को हम लोग बोलेंगे सांद्रण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं। तो सांद्रण कुछ नहीं होता, गेंग को हटाने का विधि है, व्यर्थ पदार्थ को हटाने का विधि है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, गेंग के नाम से जानते हैं। अब समस्या है कि हटाने का बहुत सारा विधि हो सकता है, उसी विधि में हम एक एक करके देखते हैं उसमें कितना प्रकार का विधि हो सकता है। तो सबसे पहले पढ़े संशोधन क्या होता है, फिर पढ़े सांद्रण क्या होता है, और सांद्रण का बहुत सारा विधियां होगा, उस विधि को देखते हैं। तो यहां पर निम्न विधि होगा, निम्न विधियां हैं, उसको देखने का कोशिश करते हैं कि सांद्रण का कितना विधियां हो सकता है। तो यहां से हम लोग बहुत सारा विधियां देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जब बहुत सारा विधियां देखिएगा, तो इसमें एक एक करके देखते चलेंगे तो हमको पता चलेगा। एक होगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में हम लोग फिर देखेंगे, फिर आगे चलेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, फिर फेन पल्लवन विधि या झाग पल्लवन विधि। तो हमको यहां से देखना है क्या क्या विधि हो सकता है। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे, सबसे पहला हम लोगों को देखना है यहां से क्या होगा, गुरुत्वीय। इसको बोलेंगे कौन सा, गुरुत्वीय पृथक्करण।
यहां से आ गया गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि। तो गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि हम आसानी से कर सकते हैं। तो गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि में कुछ भी नहीं होगा, हम लोग आसानी से जब इसको करेंगे तो इस विधि को गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि कहेंगे और इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या घटना होगा। चलिए कोशिश करते हैं। इसका इंग्लिश होता है, क्या होगा, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। इसका होगा ग्रेविटी सेपरेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं क्या होता है। होता क्या है, इसमें समस्या क्या है कि जब इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं तो सबसे पहला है घनत्व में अंतर आना चाहिए। घनत्व में हम लोग दो चीज लेंगे, चूर्ण लेंगे, चूर्ण के साथ गेंग है, गेंग को हटाना है। तो गेंग और इसमें चूर्ण में जो अयस्क है, अयस्क में घनत्व का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहला इसका मेन पॉइंट हो जाता है इसका सिद्धांत क्या है, और सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से सिद्धांत है, इसका सिद्धांत क्या हो सकता है। जब सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सिद्धांत बोलता है कि दोनों अयस्क और गेंग में कि घनत्व का अंतर होना चाहिए। इसका कहना है अयस्क तथा, और दूसरा क्या है, गेंग है, गेंग के घनत्व, घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। यहां से बोल दिया है घनत्व में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो हमको यहां से सबसे पहला बात याद रखना है कि जब भी कोई सिद्धांत होता है, सिद्धांत पे ही हर कुछ आधारित होता है। तो सबसे पहला मेरा मेन मकसद होना चाहिए कि अगर गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि है, यदि है, तो सबसे पहला हमको सिद्धांत याद रखना होगा। सिद्धांत कहता है कि अयस्क तथा गेंग का, जो गेंग है उसके घनत्व में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। एक हल्का होना चाहिए और एक भारी होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी होना चाहिए अगर घनत्व में अंतर होगा तो एक भारी होगा और एक हल्का होगा। तो इसमें कहना है अयस्क भारी तथा गेंग हल्का होना चाहिए। तो यहां से हमको पता चल गया एक भारी होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, हल्का। तभी काम हो सकता है, नहीं तो काम नहीं होगा। तो क्या होता है, इससे क्या फायदा है। एक हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी पात्र लेंगे और पात्र में क्या करेंगे, जल को प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा, हल्का पदार्थ जल के साथ प्रवाहित हो जाएगा और जो भारी पदार्थ है पात्र में क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, पेंदी में बैठ जाएगा। उसी को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, इसको कब प्रयोग करेंगे। तो भारी पदार्थ में आयरन आएगा, टीन आएगा, इस तरह का जो अयस्क होते हैं उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यह विधि Fe, SN, Pb के लिए प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, तो प्रयोग होता है। तो यहां से पता चल गया ऐसा धातु जो भारी हो, जो धातु ज्यादा भारी होगा उसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। किस विधि का प्रयोग करेंगे, गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि कहेंगे, जिसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन के नाम से जानते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है पता कर लिए। गेंद के घनत्व में अंतर होना चाहिए, अयस्क और गेंद कभी भी एक प्रकार का नहीं होना चाहिए, फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। और उसमें भी बोल दिया अयस्क भारी होना चाहिए, गेंद क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या घटना हो सकता है। तो हम लोग अभी तक देख रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सांद्रण के बारे में पढ़ रहे हैं। सांद्रण का बहुत सारा विधि होगा, उसको देखेंगे। तो अब हम लोग यहां से देखते हैं आगे। तो हम लोगों को पता चलेगा, यहां से जब हम लोग देखेंगे तो यहां से हम लोगों को पता चलेगा क्या क्या घटना हो रहा है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको समझने का। अब समझने का कोशिश करना ही बोला है, Fe है, आयरन है, SN टीन है और Fe लीड है। तो सबके बाद हम लोग जानेंगे विधि काम कैसे करेगा। तो सबसे जरूरी होता है इसमें क्या होता है,
यदि पात्र में, कोई भी पात्र ले सकते हैं, यदि पात्र में जल की तेज धारा प्रवाहित किया जाए, जैसे ही तेज धारा प्रवाहित करेंगे, किया जाता है, जैसे ही हम लोग किसी पात्र में क्या करेंगे, तेज धारा प्रवाहित करेंगे, तो तेज धारा जब प्रवाहित करिएगा तो हल्का पदार्थ क्या होगा, हल्का पदार्थ जो गेंग है धारा के साथ प्रवाहित हो जाता है, अलग हो जाता है। तो क्या होता है, यहां से हम लोग अयस्क से अलग हो जाता है, तो इसमें क्या होता है ना, गेंग जो होता है हल्का होने के कारण, तो गेंग जो है हल्का है, हल्का होने के कारण धारा के साथ अलग हो जाता है, धारा के साथ अलग हो जाता है। तो यहां से हमको पता चल गया है धारा के साथ अलग हो जाता है, तो हम लोगों को अलग मिल जाएगा, धारा के साथ बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हल्का था। जैसे ही पानी का धारा आएगा उसको बहा के लेके बाहर चले जाएगा, तो बहता चला गया बाहर, बच क्या गया आपका अयस्क। तो यहां से क्या होता है, अयस्क भारी होने के कारण, तो यहां से पता चल गया अयस्क जो है भारी होने के कारण, तो जैसे ही अयस्क भारी होगा, भारी होने के कारण, अयस्क भारी होने के कारण क्या होगा, जाके पेंदी में बैठ जाता है, पेंदी में बैठ जाता है। जैसे ही बैठ जाएगा मेरा दिक्कत खत्म हो गया, बैठ जाता है। तो हम लोगों का दोनों अलग हो गया। कैसे करेंगे इसको समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पात्र लिए, पात्र इस तरह लिए, ऐसे करके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पात्र लिए, यहां से क्या किए, पानी का बहुत ज्यादा धारा को यहां से छोड़ रहे हैं, पानी का धारा बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, आगे निकल रहा है। तो क्या होता है, जब हम इसके ऊपर से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हम लोग कुछ बर्तन पात्र ले लेंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे, अयस्क को डालेंगे। तो यहां से चूर्ण अयस्क को हम लोग इसके अंदर डाल दें, तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, इसके चूर्ण के अंदर जो भारी अयस्क है यहां बैठ जाएगा, तो नीचे अयस्क जाके पेंदी में बैठ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अयस्क जाके नीचे बैठा। और क्या होता है, आगे जाके धारा के साथ, ये जो धारा आगे जा रहा है, धारा के साथ क्या होता है, गेंग प्रवाहित होता है। तो यहां से हमारा प्रवाहित हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, क्या फायदा हुआ, दोनों अलग हो गया। तो गेंद को हम आसानी से अलग कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो गेंद हल्का होता है, गेंद जो हल्का होने के कारण पानी के साथ आगे बढ़ गया और धारा के साथ बाहर निकल गया और जाके पेंदी में कौन बैठ गया, शुद्ध अयस्क बैठ गया। तो हम लोग इस विधि के द्वारा हम लोग आराम से इस काम को कर सकते हैं। इस विधि का नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखने का कोशिश करते हैं दूसरा विधि, नेक्स्ट विधि को हम लोग कोशिश करते हैं समझने का, चुंबकीय। अब अगला पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये वाला जो विधि है हम लोग किसके लिए प्रयोग किए हैं, आयरन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, टीन के लिए प्रयोग कर सकते हैं और लीड के लिए, सीसा जिसको बोलते हैं, सीसा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट विधि जो हम लोग देखेंगे, दूसरा विधि जो इसी में है, उस विधि का नाम होता है चुंबकीय, इसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसको कौन सा विधि बोलेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। और कौन सा, प्रोसेस। तो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस को समझने का कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस हो क्या सकता है, उसको हम लोग आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। पिछला वाला समझ गए, धारा के साथ बहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि होता क्या है। चुंबकीय पृथक्करण विधि को समझने का कोशिश करते हैं तो इसका सिद्धांत क्या है। जैसे इसमें सिद्धांत था, एक हल्का होना चाहिए और एक भारी होना चाहिए, तो इसका सिद्धांत क्या हो सकता है, इसको समझते हैं धीरे धीरे करके और आसानी से आप समझ पाइएगा कि इसमें क्या घटना हो सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं।
फिर हम लोग इसको कोशिश करेंगे समझने के बाद, इसको बनाने का कोशिश करेंगे किस तरह इसको हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। तो अब चलिए इसको देखते हैं, कौन सा विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो सबसे पहला मेन मकसद होना चाहिए कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई काम करेंगे, इसका सिद्धांत जानना जरूरी है कि किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सिद्धांत को जैसे ही जानेंगे अगला प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहला यहां से हम लोग इसका देख रहे हैं सिद्धांत। तो जब हम लोग सिद्धांत देखेंगे, तो सिद्धांत को जब हम लोग कोशिश करेंगे समझने का, इसका कहना है कि जब भी हम लोग लेंगे, ये चुंबकीय गुणों पे आधारित है। इसका सिद्धांत कहता है एक को चुंबकीय होना चाहिए, एक को अनुचुंबकीय होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसका सिद्धांत कहता है अयस्क। तो इसमें हम लोग यहां से देखेंगे अयस्क प्लस इसमें क्या मिला हुआ है, गेंग मिला हुआ। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं एक अयस्क होता है, अयस्क के अंदर क्या होता है, गेंग होता है। अगर आपका इस वाले पार्ट को अगर हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय, अगर मान लीजिए ये चुंबकीय है, तो अगर यहां वाला पार्ट चुंबकीय है तो इधर वाले पार्ट को अनुचुंबकीय होना होगा। इधर वाले पार्ट को चुंबकीय, एक को चुंबकीय होना चाहिए, एक को अनुचुंबकीय होना चाहिए। ये बोलता है, इस नियम का पूरा कहना यही है, एक चुंबकीय दूसरा अनुचुंबकीय। ऐसा भी हो सकता है कोई भी, इसमें कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं है कि कौन चुंबकीय होगा और कौन अनुचुंबकीय होगा। तो जैसे मान लेते हैं यहां पर, अगर चुंबकीय नहीं लेके अयस्क को मान लेते हैं अनुचुंबकीय, तो अगर आपका यहां वाला पार्ट हो गया अनुचुंबकीय, तो अगला वाला पार्ट को आपको क्या मानना होगा, चुंबकीय। तो इसको क्या मान लेंगे, चुंबकीय मान लेंगे। तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है किसी एक को भी चुंबकीय हो, दूसरा क्या हो, अनुचुंबकीय हो, आसानी से हम इसको अलग कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया सिद्धांत। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें होता क्या है। तो होता क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि हम इसमें क्या लेते हैं, एक पट्टी लेते हैं, पट्टी को क्या करते हैं, रोलर, चुंबकीय रोलर बनाएंगे। यहां पर क्या होता है, एक पट्टी को, पट्टी मतलब पूरा बेल्ट होगा, पट्टी को आप लिख सकते हैं, यहां पर एक बेल्ट है, पट्टी को बोल सकते हैं क्या है, बेल्ट है। बेल्ट पहनने वाला फीता है, फीता है। एक पट्टी को चुंबकीय रोलर, रोलर क्या होता है, रोलर मतलब चलना, चक्का होना चाहिए, रोलर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसी को बोल रहे हैं। एक पट्टी को चुंबकीय रोलर के साथ व्यवस्थित किया जाता है, रोलर के साथ व्यवस्थित किया जाता है। तो यहां से हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक रोलर को व्यवस्थित कर देंगे। और किसके साथ व्यवस्थित करेंगे, तो हम लोग एक पट्टी को रोलर के ऊपर चढ़ा देंगे। इससे क्या फायदा होगा, फिर हम उस पट्टी के ऊपर क्या करेंगे, उस पट्टी के ऊपर चूर्ण को डालते हैं। तो चूर्ण को जब डालेंगे तो एक चुंबकीय और एक अनुचुंबकीय है, तो जो चूर्ण चुंबकीय गुण का होगा वो नजदीक आके गिरेगा, जो अनुचुंबकीय होगा थोड़ा दूर जाके गिरेगा। तो क्या होता है इससे, चुंबकीय गुण वाला पदार्थ, चुंबकीय गुण वाले पदार्थ रोलर के नजदीक गिरता है, रोलर के नजदीक एकत्रित होता है। तो जब भी एकत्रित होगा, रोलर के नजदीक एकत्रित होगा, और एक आदमी क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, दूसरा जो बच गया दूर जाके गिरेगा। तो चुंबकीय वाला जो भी पार्ट होगा सब नजदीक नजदीक आके गिरेगा। तो ये किसका उदाहरण होगा, इसको कहां प्रयोग करते हैं, इस विधि का प्रयोग SnO2 के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग जब भी करेंगे हम लोग किसके लिए करेंगे, तो यहां से हमको पता चल गया इस विधि का प्रयोग जब भी करना है हम लोग किसके लिए करेंगे, SnO2। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, इस सिद्धांत क्या कहता है, एक चुंबकीय गुणों का होना चाहिए और एक अनुचुंबकीय होना चाहिए, एक चुंबक से चिपक जाना चाहिए और एक चुंबक से नहीं चिपकना चाहिए। पहला हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जब इस सिद्धांत को हम लोग करेंगे तो एक बेल्ट लेते हैं, बेल्ट के ऊपर डालते हैं, रोलर पे लगा हुआ है, रोलर चुंबक का बना हुआ है, तो जो चुंबकीय गुण का होगा वो खींचेगा, तो जिसको खींच रहा है उसको नजदीक गिराएगा, जिसको नहीं खींच रहा वो दूर जाके गिरेगा, तो एक नजदीक गिरेगा एक दूर गिरेगा, इससे क्या होगा, दोनों अलग हो जाएगा। इसको फिगर से समझने का कोशिश करते हैं, चित्र में समझाने का कोशिश करते हैं, और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो SN2 के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हम इसका प्रयोग जब भी करेंगे किसके लिए करना है, SN2 के लिए करना है, तो यहां से हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब बात आया, इसको समझते हैं कैसे गिरेगा, कोई ऊपर कैसे नीचे कहां गिरेगा। तो जैसे क्या होता है जब हम लोग SN2 को शुद्ध करते हैं, तो SN2 में होता क्या है कि SN2 तो अयस्क है, और SN2 में क्या होता है ना, FeWO4 दोनों आपका एक अयस्क है, यहां वाला पार्ट तो अयस्क है और यहां वाला पार्ट क्या है, गेंग है। तो होता क्या है, SnO2 जो होता है, SnO2 जो होता है आपका चुंबकीय नहीं होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो यहां पर हो गया अनुचुंबकीय, तो यहां का गुण वाला हो गया अनुचुंबकीय, और यहां जो गेंग होता है आपका क्या होता है, चुंबकीय होता है। तो इससे फायदा है, एक चुंबकीय गुण का है और एक अनुचुंबकीय गुण का है, दोनों को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। हमने क्या बताया, एक रोलर लेना है, 2 रोलर लीजिएगा तभी बेल्ट चढ़ेगा। इसी रोलर के ऊपर में क्या करते हैं, एक बेल्ट चढ़ा देते हैं, तो बेल्ट लगा दिए, तो यहां पर क्या है, चुंबकीय रोलर है। इस रोलर को हम लोग किस रोलर के नाम से जानेंगे, चुंबकीय रोलर है। तो चुंबकीय रोलर है, यहां वाला क्या है, बेल्ट है। ऊपर में हम लोग क्या रख दिए हैं, बेल्ट रख दिए हैं, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अयस्क डालना शुरू करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या डाल रहे हैं, अयस्क डाल रहे हैं, तो अयस्क को ऊपर से डालते जा रहे हैं। तो यहां पर 2 पट्टी हम लोग 2 पात्र लगा देंगे, एक दूर जाके एक नजदीक। तो होता क्या, इससे क्या फायदा है, जो चुंबकीय वाला पार्ट होगा वो तो नजदीक आके गिरेगा, क्योंकि चुंबक में तो जानते हैं पकड़ेगा, तो यहां पर आपका चुंबकीय पदार्थ जमा हो जाएगा। तो यहां पर हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, यहां पर क्या जमा हो जाता है, चुंबकीय पदार्थ जमा हो जाता है। लेकिन यहां वाला पार्ट में चुंबकीय गुण तो है नहीं, तो जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा वो दूर आके गिरेगा। तो यहां पर जो पदार्थ प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। तो यहां पर एक हो गया चुंबकीय और एक हो गया अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय अलग हो गया, चुंबकीय अलग हो गया। जो भी होगा, जो आपका चुंबकीय वाला होगा नजदीक गिरेगा, इसमें तो कोई भी कोई चीज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस विधि को हम लोग बोलते हैं कौन सा विधि, गुरुत्वीय नहीं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है उसको आसानी से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। उस विधि में होता क्या है कि हम लोग एक चुंबक लेंगे, चुंबक के ऊपर रोलर लेंगे, चुंबक का ही रोलर लेते हैं, उस पर पट्टी चढ़ा देते हैं, पट्टी के ऊपर डालते रहते हैं। तो जो चुंबकीय गुण वाले होते हैं वो नजदीक आके गिरा, जिसका गुण चुंबकीय नहीं है दूर जाके गिरा, आसानी से दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस सिद्धांत कहता है कम से कम एक को चुंबकीय होना होगा, दूसरा को किसके लिए प्रयोग करते हैं, SnO2 के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें कौन प्रेजेंट होता है, तो इसमें होता है FeWO4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका आएगा तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा हम लोग इसका देखेंगे, इसको बोलेंगे फेन पल्लवन। इसको क्या बोलना है, फेन पल्लवन, या इसको बोलेंगे झाग। इसको बोलेंगे कौन सा, झाग पल्लवन विधि। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसको बोलेंगे फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही बढ़िया है।
इसमें हम आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं, इसका भी अपना सिद्धांत होगा। सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसमें कौन सा सिद्धांत काम करेगा, किसमें कौन सा सिद्धांत काम नहीं करेगा। हर एक का अपना अपना सिद्धांत होता है, बिना सिद्धांत का तो कोई काम होता नहीं है। सिद्धांत का जानना बहुत ही अति आवश्यक है, बिना सिद्धांत का कोई भी काम आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसका सिद्धांत देखेंगे, फिर धीरे धीरे इसका क्या देखेंगे, क्या क्या घटना हो सकता है, किस प्रकार से हम इसमें क्या काम करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं समझने का। तो जब हम इसको समझेंगे, आसानी से देखेंगे, तो हम लोग को पूरा पकड़ में आएगा क्या क्या घटना हो रहा है। अब चलिए कोशिश करते हैं इसको देखने का, ऐसा क्या होगा, इसका सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है, बिना सिद्धांत का काम नहीं होगा, बिना सिद्धांत का हम कोई भी काम यहां पर नहीं कर सकते। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का, इसका सिद्धांत क्या कहता है। तो बिना सिद्धांत का कोई भी सांद्रण काम नहीं करता है, तो सबसे पहले हम उसका सिद्धांत जानते हैं। इसका सिद्धांत क्या कहता है कि हमेशा अयस्क तेल के साथ भीगना चाहिए और हमेशा गेंग पानी के साथ भीगना चाहिए। इस सिद्धांत को समझने का कोशिश करिएगा। ये पहले ही बोल दिया है अयस्क तेल से तथा गेंग जल से भीगता है। ये पहले ही बोल दिया है कौन किससे भीगेगा। मतलब अगर अयस्क है, कोई भी अयस्क है, मान लीजिए यहां अयस्क है, अयस्क के चारों ओर कौन आ जाएगा, इसमें तेल आ जाएगा। और तेल जनरली कुछ नहीं होता, ये झाग होता है, इसके ऊपर झाग में लिपटने लगेगा। दूसरा यहां इंपॉर्टेंट है, अगर गेंग है और गेंग के ऊपर कौन आ जाएगा, और गेंग के ऊपर आ जाएगा जल। बहुत ही पहले ही बोल दिया है गेंग भीग जाएगा, पूरा ऊपर से आ जाएगा, भीग जाएगा किससे, जल से, और अयस्क किससे भीगेगा, तेल से। दोनों पहले ही बोल दिया क्या घटना हो सकता है। चलिए एक ही हुआ। अब भीगेगा तो हम लोग देखेंगे क्या, यहां पर जब भी हम लोग कोई पात्र लेंगे, कोई बर्तन लेंगे, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बर्तन लीजिए और यहां पर हम लोग इस तरह करके लगा देते हैं, एक इसमें झाग उत्पन्न करने वाला कुछ दीजिए। इसको जब घुमाइएगा, ये क्या है, छपनी है, तो इसको छपनी बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, घूर्ण छपनी। इसको क्या बोलेंगे, घूर्ण छपनी। घूर्ण छपनी का मतलब हो गया घूमने वाला। इसको घुमाइएगा तो क्या होगा, यहां पर बोझ फेन उठेगा, झाग उठेगा, झाग उत्पन्न होगा। तो होता क्या है, सारा झाग यहां चले जाता है और झाग ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा, नीचे गिर गिर के यहां पर जमा हो जाएगा। ये झाग में जो आएगा आपका, यहां पर अयस्क है, अयस्क है, और यहां जो पेंदी में बैठ जाएगा, इस पेंदी में ही जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे गेंग। देखिए दोनों अलग हो गया, एक चला गया इस साइड, एक चला गया इस साइड, दोनों अलग हो गया। इसी विधि को हम लोग बोलते हैं कौन सा, फेन पल्लवन विधि। तो फेन पल्लवन विधि में कोई दिक्कत नहीं। बात आया कि अपने आप तो झाग आया नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, बिना कुछ किए काम चलेगा नहीं। तो इसको करना क्या है कि झाग में जाके कौन हो जाता है, झाग में फंस जाता है। तो यहां क्या होता है, झाग में अयस्क फंसकर अलग हो जाता है। तो यहां से हमको पता चल गया कि झाग के साथ अयस्क फंस जाएगा और अलग हो जाएगा। गेंग क्या होता है, गेंग जाके पेंदी में बैठ जाता है, गेंग पेंदी में बैठ जाता है। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है, एक पेंदी में बैठ गया और एक अयस्क जो है झाग में फंसता चला गया और झाग में फंस फंस के अलग आ रहा है। अब बात आया, झाग अपने आप उत्पन्न नहीं होगा, एक होगा झाग कारक होगा, फेन कारक होगा। जो झाग उत्पन्न करता हो उसके लिए कुछ करना होगा, अपने आप नहीं होता ऐसा घटना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या क्या लेना होगा, इस घटना को करने के लिए क्या क्या लेना होगा, उसको देखते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। क्या क्या ले सकते हैं इसमें, अपने आप ही घटना नहीं होता, इसको करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो कोशिश करते हैं इसको समझने का कि इसमें क्या क्या ले सकते हैं।
अब इसमें लेते हैं, पहला लेते हैं झाग कारक। इसमें क्या लेते हैं? झाग कारक। इसका नाम से ही सब कुछ छिपा हुआ है कि जब होता है बिना झाग उत्पन्न कैसे होगा, अपने आप नहीं होगा। तो सबसे पहले झाग कारक लेंगे, वे पदार्थ जो झाग उत्पन्न करता हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, झाग जो उत्पन्न करेगा उसको झाग कारक बोलेंगे। तो यहां से होगा कोई भी पदार्थ हो, वे पदार्थ जो क्या उत्पन्न करता हो? झाग उत्पन्न करता हो। झाग उत्पन्न करता हो उसे क्या बोलेंगे? झाग कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? झाग कारक कहते हैं। तो यहां से पता चल गया, जो झाग उत्पन्न करेगा उसको झाग कारक बोलेंगे। ठीक है, झाग कारक। इसको बोलेंगे फ्रोथिंग एजेंट, फ्रोथर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फ्रोथर है। झाग उत्पन्न करने वाले को बोलते हैं फ्रोथर, झाग उत्पन्न। इसका उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण, उस पदार्थ का नाम भी आपको याद रखना होगा। इसमें चीड़ का तेल मिलाते हैं। चीड़ का तेल मिला सकते हैं या यूकलिप्टस, यूकलिप्टस का तेल भी मिला सकते हैं। इसमें दो तेल ले सकते हैं, चीड़ का तेल ले लीजिए या यूकलिप्टस का तेल लीजिए। इसका काम ही है झाग को उत्पन्न कर देना। तो झाग तो उत्पन्न हो गया, अब झाग टिकेगा तब ना। मान लीजिए कपड़ा धोते हैं, झाग बनता है, थोड़ा देर छोड़ दीजिए, झाग खत्म हो जाएगा, ऐसा घटना होगा तो फिर फायदा क्या हो गया? झाग को मतलब कुछ देर के लिए उसको रोकना होगा, तब उसमें फंसेगा, तब ना झाग को अलग करिएगा। झाग रुकेगा नहीं फिर कैसे होगा? तो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें लेते हैं, झाग को रोकने के लिए क्या लेते हैं? एक लेते हैं झाग अस्थाई कारक। इसमें दूसरा क्या लेंगे? झाग को रोकने वाला। वे पदार्थ जो झाग को अस्थायित्व प्रदान करता हो उसको बोलते हैं झाग अस्थाई कारक। उसको क्या बोलते हैं? झाग अस्थाई कारक। तो यहां से इसका हो जाएगा, वे पदार्थ जो झाग को अस्थायित्व प्रदान करता है, करता हो या करता है, उसे हम लोग बोलेंगे, उसे क्या बोलना है? झाग अस्थाई कारक कहते हैं। क्यों? क्योंकि झाग अगर बनेगा तो झाग को कुछ समय दीजिएगा तब नहीं अलग होगा। झाग अगर खत्म हो गया तो फिर बेकार हो गया, सारा काम आपका खत्म हो गया, कोई काम नहीं कर पाइएगा, बेकार हो गया। जितना काम कर रहे थे सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसको करने के लिए इसमें क्या डालते हैं? झाग अस्थाई कारक डालते हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण होता है क्रिसोल। इसका उदाहरण क्या होता है? क्रिसोल। तो क्रिसोल कुछ नहीं होता है, क्रिसोल का आप बना सकते हैं फिगर। फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर OH है और एक जगह पे लगा दीजिए CS, यही डाल देते हैं, ये हो जाता। अस्थायित्व प्रदान करता है। इसका काम है जो झाग बना है उसको बहुत टाइम तक रोक के रखना, जीवन प्रदान करता है। ठीक है, तो जीवन प्रदान करने के लिए आपको क्रिसोल डालना होगा। अब चलिए अगला इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से जब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो झाग उत्पन्न हो गया, झाग को रोक भी रहे हैं, तो झाग को जब रोकिएगा तो कम से कम आपको एक चीज तो और करना होगा ना, पानी के साथ मिला रहे हैं, इसमें पानी भी ले रहे हैं। लफड़ा क्या है? इसमें आपको बहुत सारा टेंशन हो जाएगा, क्योंकि झाग उत्पन्न होगा, हो सकता है पानी में अगर ऐसा भीग गया तो फिर क्या होगा? पेंदी में चला जाएगा। तो उसको ऐसा करना है जो क्या हो, हल्का हो के ऊपर आने लगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है झाग अस्थि कारक। एक होता है संग्राही। संग्राही, संग्राही क्या होता है? वे पदार्थ जो भीगने नहीं देता, अयस्क को पानी में भीगने नहीं देता हो, वे पदार्थ जो अयस्क को जल में नहीं भीगने देता है, नहीं भीगने देता है, उसे संग्राही कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं नु? संग्राही कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। झाग अस्थिकारक क्या होगा? झाग को अस्थाई जीवन प्रदान किया, एक झाग उत्पन्न किया, और एक हो गया झाग में जो अयस्क मिला उस पानी में भिनने नहीं देना, क्योंकि इसका जो आपका सिद्धांत ही जो कह रहा था कि झाग हमेशा किसके साथ? तेल के साथ भिगना चाहिए, पानी के साथ। अगर पानी लग गया तो तेल उसके ऊपर आएगा नहीं, जल्दी समस्या कर देगा। तो यहां पर हो गया संग्राही। और इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण होता है एथिल। इसका नाम रखिए सोडियम, सोडियम एथिल जेंथेट। इसका नाम क्या है? सोडियम इथाइल जेंथेट। तो इस सोडियम इथाइल जेंथेट क्या करता है? पहले इसका संरचना देखते हैं। इसका संरचना क्या होता है? सोडियम एथिल है, C2H5 है, यहां O है, यहां C है, यहां डबल बॉन्ड S है, यहां पर S माइनस है, पूरे के साथ क्या है? Na है। होता क्या है? आदमी यहां का जो है ना, यहां वाला आदमी और इधर वाला आदमी में दोनों में आसमान धरती का अंतर है। यहां वाला जल को आकर्षित करता है, जल को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो यहां पर तो जल को आकर्षित करने का कोशिश करता है, और ये जल को आकर्षित नहीं करेगा, तो यहां वाला पार्ट जो है आपका आकर्षित नहीं करता है। तो यहां वाला जो प्रकार है आकर्षित नहीं करता है। होता क्या? एक जल को आकर्षित कर रहा है, एक जल को आकर्षित नहीं कर रहा है। तो इसमें करना क्या है? जब इसको डालिएगा, इसके अंदर जब डालिएगा तो ये जाके करता क्या है? यहां से अयस्क बीच में लिए, तो अयस्क के चारों ओर चिपक जाता है। तो ये चिपक गया है, चारों ओर चिपक गया है। तो यहां से जो आपका जल को आकर्षण कर रहा था वो जाके चिपक गया अयस्क से, तो काम खत्म हो गया। तो जल के साथ कोई संपर्क है नहीं, ये जल को आकर्षित नहीं करता है। तो क्या करता है? ये वाला पार्ट जल को क्या करता है? विकर्षित करता है। यहां वाला जल को क्या करता है? विकर्षित करता है। तो अगर विकर्षित करता है तो इससे क्या फायदा हो गया? जल को विकर्षित करेगा, इसको हल्का बना देगा, आसानी से ऊपर चला जाएगा। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं झाग पल्लवन विधि, फेन पल्लवन विधि। सारा हम लोग आसानी से देखेंगे। संग्राही किसे कहते हैं, झाग कारक किसे कहते हैं, झाग अस्थायी कारक किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे निच्छालन विधि के द्वारा, जिसको रासायनिक विधि बोलेंगे। उस विधि में मिलेंगे। इसको देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। और जब लास्ट में आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू।